भूख एक ऐसा एहसास जो किसी को भी बेचैन कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस भूख को कोई आइडिया बना ले तो वो आइडिया सिर्फ पेट नहीं भरता, इतिहास भी रचता है। आज हम बात कर रहे हैं उस लड़के की जिसने एक रात भूख में करवटें बदलते हुए तय कर लिया कि अब कोई भी भूखा नहीं रहेगा। और उस फैसले की वजह से बनी एक ऐसी कंपनी जिसने खाने को सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक बिजनेस रिवॉल्यूशन बना दिया। ये कहानी है ज़ोमैटो की। रास्ता आसान नहीं था, ठोकरें थी, नुकसान था, डिप्रेशन था, पर थी एक जिद, किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने की। साल 2008 था। दीपेंद्र गोयल, जिन्होंने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करके एक अच्छी कंसल्टिंग कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। कंपनी का नाम था बेन एंड कंपनी, जो कि गुड़गांव में है। ऑफिस में रोज लंच के वक्त एक ही परेशानी होती थी कि आखिर मेन्यू कहाँ है। लोग लाइन में लगते, पूछते और अपने टाइम को वेस्ट करते। उसी दौरान दीपेंद्र ने सोचा, अगर मैं इन सभी रेस्टोरेंट्स के मेन्यू को ऑनलाइन डाल दूं तो लोगों का समय काफी बचेगा। जब दीपेंद्र ने अपने ऑफिस में रोज रोज लंच के टाइम पर लोगों को मेन्यू ढूंढते हुए देखा तो उन्हें ये सिर्फ एक छोटी सी परेशानी लगी। लेकिन अंदर ही अंदर वही छोटी सी दिक्कत एक बड़ा सवाल बन चुकी थी। क्या खाने का इंतजार भी आज की दुनिया में जरूरी है? उन्हें लगा कि अगर एक ऐसी वेबसाइट हो जिसमें सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड एक ही जगह पर मिल जाएं, तो लोगों का वक्त भी बच जाएगा और ये रोज रोज की टेंशन भी बच जाएगी। वहीं से दीपेंद्र ने सोचा, क्यों ना एक वेबसाइट बनाई जाए। foodiebay.com नाम से एक वेबसाइट बनाई। शुरुआत सिर्फ दिल्ली एनसीआर के कुछ रेस्टोरेंट्स के साथ की गई। खुद मेन्यू कार्ड स्कैन किए, वेबसाइट डिजाइन भी खुद ही किया। कोई टीम नहीं थी, कोई फंडिंग भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा आइडिया था, लेकिन इरादा मजबूत था। शुरुआत में किसी को भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी। foodiebay.com चल तो रहा था, लेकिन दीपेंद्र और उनकी टीम ये जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे वेबसाइट पॉपुलर हो रही थी, लोग मेन्यू भी देख रहे थे, रेस्टोरेंट्स को भी ढूंढ रहे थे। लेकिन एक सवाल बार बार मन में आ रहा था, क्या लोग सिर्फ मेन्यू देखने के लिए वेबसाइट खोलते रहेंगे? अगर हम उन्हें खाना मंगवाने का रास्ता भी दे दें तो कैसा रहेगा? यहीं से सोच बदली। अब बात इंफॉर्मेशन देने से बढ़कर सर्विस देने की हो चुकी थी। अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं चाहिए थी, एक रिवॉल्यूशन चाहिए था। और इसी सोच के साथ 2010 में फूडीबे का नाम बदल दिया गया और रखा गया ज़ोमैटो। अब नाम तो बदल ही चुका था। दीपेंद्र और उनकी टीम ने काम तेज कर दिया और अब कोशिश ये थी कि हर बड़े शहर के छोटे से छोटे रेस्टोरेंट तक पहुंचा जा सके। धीरे धीरे ज़ोमैटो ने दिल्ली से निकलकर मुंबई, पुणे, बेंगलोर जैसे शहरों में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। हर जगह टीम खुद जाती, रेस्टोरेंट से बात करती, मेन्यू को इकट्ठा करती और वेबसाइट पर पोस्ट करती। अब ज़ोमैटो सिर्फ मेन्यू नहीं था, लोग अब रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज, रेटिंग्स और फोटोज भी देखने लगे थे। ज़ोमैटो को अब लोग यूज करने लगे। कहाँ अच्छा खाना है, कहाँ सर्विस बेहतर है, क्या ट्राई करना चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब लोगों को धीरे धीरे ऐप पर मिलने लग गए थे। ज़ोमैटो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। शहर के साथ साथ देश विदेश में भी ज़ोमैटो फैलने लग गया। यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका जैसे कई इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी पहुंच चुकी थी। लाखों यूजर्स जुड़ चुके थे। मीडिया भी तारीफ कर रहा था। लेकिन कभी कभी इंसान का बहुत तेज भागना उसे ठोकर की तरफ भी ले जाता है। ज़ोमैटो ने जल्दबाजी में वो गलती कर दी जो कई स्टार्टअप्स करते हैं। ज़ोमैटो सिर्फ ग्रोथ पर ही ध्यान दे रहा था, उसने सस्टेनेबिलिटी पर फोकस नहीं किया। और फिर शुरू हुआ ज़ोमैटो के डाउनफॉल का सिलसिला। इंटरनेशनल मार्केट में अडॉप्शन नहीं मिला जो कि ज़ोमैटो मानकर चल रहा था। ऑपरेशंस महंगे पड़ने लगे, रेवेन्यू कम, खर्चा बहुत ज्यादा होने लगा। कई देशों से एग्जिट भी करना पड़ा और कंपनी को भारी घाटा होने लगा। 2016 में ज़ोमैटो को 590 करोड़ का लॉस हुआ था। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं थी, अंदर से कई चीजें बिखर रही थी। टीम के कई लोग रिजाइन कर रहे थे, इन्वेस्टर्स के बीच भरोसा कम हो रहा था और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि दीपेंद्र खुद मेंटली टूटने लग गए थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में माना था कि मैंने वेट लूज किया, नींद गायब हो गई थी, मैं सोचता था क्या सब कुछ खत्म हो गया है। मन बहुत परेशान था, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन दीपेंद्र ने एक बात सीखी, ग्रोथ कभी अकेले नहीं आती, उसे सिस्टम, पेशेंस और सेक्रीफाइस चाहिए ही होता है। ये वो मोड़ था, या तो ज़ोमैटो यहाँ खत्म हो जाता या फिर एक नई शुरुआत करता। और दीपेंद्र ने चुना दूसरा रास्ता, यानी कि नई शुरुआत की।
दीपेंद्र ने अपने आप को सबसे पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग किया और अपनी स्ट्रैटेजी को बदला। उन्होंने फॉरेन मार्केट से सबसे पहले एग्जिट किया। उन सभी देशों से वो बाहर निकल आए जहां पर उन्हें लॉस हो रहा था। डिसीजन लेना मुश्किल था, लेकिन दीपेंद्र ने कहा पहले हमें घर को संभालना पड़ेगा। पूरा फोकस अब भारत पर आ चुका था। दीपेंद्र ने खुद ग्राउंड पर उतरकर देखा कि कौन से शहर में क्या काम नहीं कर रहा है। पहले जोमेटो सिर्फ ऑर्डर्स भेजता था, डिलीवरी थर्ड पार्टी करती थी। अब उन्होंने खुद की फ्लीट तैयार की, जिससे कि कस्टमर के लिए चीजें आसान हो और उनको भी पूरा नेटवर्क समझ में आने लगे। उन्होंने रियल टाइम ट्रैकिंग, राइडर सपोर्ट, यूनिफॉर्म और ऐप सिस्टम तैयार किया। इस बार राइडर को इज्जत और पहचान भी दी गई। डिलीवरी बॉय अब सिर्फ लड़का नहीं था, वो जोमेटो का चेहरा बन चुका था। टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से लगा दी गई। ऐप को दोबारा से डिजाइन किया गया, ऑर्डर सजेशंस लोगों को जाने लगे और लोगों के लिए वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन गया। लोगों को ये चुनने में आसानी मिलने लगी कि वो क्या ऑर्डर कर सकते हैं। दीपेंद्र ने जोर दिया कि टीम भले ही छोटी हो लेकिन डेडिकेटेड हो, और दीपेंद्र की ये स्ट्रैटेजी भी काम कर गई। जोमेटो फिर से यूजर्स का भरोसा जीतने लगा। डिलीवरी टाइम कम हुआ, ऐप पर रेटिंग्स बढ़ने लग गई, रेस्टोरेंट्स फिर से जुड़ने लग गए और सबसे जरूरी, जोमेटो की ब्रांड इमेज दोबारा से बेहतर होने लगी। लेकिन अब चुनौती था स्विगी। बैंगलोर से निकली एक कंपनी चुपचाप यूजर्स के दिल में उतर रही थी। स्विगी की कई ऐसी स्ट्रैटेजीज थी जिससे वो यूजर्स का भरोसा जीत चुकी थी, और जोमेटो का बड़ा कंपटीशन भी थी। अब जोमेटो के लिए कंपटीशन ये था कि वो स्विगी की मार्केट को नीचे करके जोमेटो को कैसे आगे बढ़ाए। चैलेंजेस कई सारे थे, डिस्काउंट्स, डिलीवरी टाइम और सबसे बड़ी चीज कस्टमर्स का भरोसा। दीपेंद्र समझ चुके थे कि अब मार्केट में अकेले वो नहीं हैं, उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जोमेटो ने फिर से नई स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए डिफरेंट ऑफर्स चलाए, फ्री मील्स भी दिए, लॉयल्टी के रिवॉर्ड्स भी मिलते थे। स्विगी को देखकर अपनी डिलीवरी फ्लीट को भी बेहतर बनाया। एआई का भी यूज किया, यूजर्स को वही दिखता था जो वो खाना चाहते थे, बिना टाइम वेस्ट किए। उन्होंने यूथ को कनेक्ट करना भी शुरू कर दिया। रिलेटेबल मीम्स, इंस्टेंट रिप्लाई से यूथ के लिए अब जोमेटो काफी एंटरटेनिंग बन चुका था। स्विगी और जोमेटो आज भी कंपटीशन में हैं, लेकिन जोमेटो ने इस दौर में खुद को खोया नहीं, बल्कि एक नए अवतार में आ गया। और उसके बाद आया 2020, जब दुनिया रुक चुकी थी। कोविड का वो दौर जब लॉकडाउन लग चुका था, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे, लोग डरे हुए थे। जोमेटो के पास दो रास्ते थे, या तो वो सब कुछ बंद कर दे, जैसे कि कई बिजनेस ठप हो गए, या फिर वो इसमें से ही कोई रास्ता निकाले। जोमेटो ने तब ग्रोसरी डिलीवरी की शुरुआत की। जब खाने के ऑर्डर काफी कम हो गए तो लोगों को राशन चाहिए था। जोमेटो ने ब्लिंकिट की मदद से किराने की डिलीवरी चालू कर दी। ये बिजनेस नहीं था, लेकिन उस वक्त की जरूरत थी, और इससे भी जोमेटो काफी आगे निकल गया। जोमेटो ने लाखों लोगों को मुफ्त में खाना बांटा, डोनेशन से फंड इकट्ठा किया, लोगों की मदद की, राइडर्स को पीपीई किट, बीमा और फुल सपोर्ट किया। इस सब से जोमेटो ने एक इमोशनल कनेक्ट लोगों के साथ बनाया। और फिर आया 23 जुलाई 2021। जोमेटो ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। लाखों भारतीयों ने इसमें इन्वेस्ट किया। ये सिर्फ शेयर खरीदना नहीं था, बल्कि उस ऐप में अपना भरोसा लगाना था जिसने लॉकडाउन में उनकी मदद की, उन्हें भूखा नहीं रहने दिया। जोमेटो की वैल्यूएशन एक झटके में 1 लाख करोड़ को पार कर गई। भारत की पहली फूड टेक कंपनी बनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। जोमेटो अब सिर्फ ऐप नहीं था, सिर्फ वो खाना नहीं पहुंचाता था, बल्कि जिंदगी को आसान बनाता था। जोमेटो अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ लोगों का भरोसा लगातार जीतता चला गया, और आज के वक्त में जोमेटो की वैल्यूएशन 2.5 लाख करोड़ रुपए की है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।